एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, कैसा रहा आपका न्यू ईयर? आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, मज़े किए होंगे, मस्ती की होगी, बिल्कुल आपकी दीदू की तरह। मैंने भी बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए और इस चक्कर में ना मैं इतना ज़्यादा थक गई कि कल मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मुझे टाइम मिला भी तो भी नहीं मिला, क्योंकि जो टाइम मिला था वो भी मेरा नहीं था, किसी और का था। अब क्या था वो तो रहने दो। बस हाँ, बहुत ज़्यादा हेडेक वाला दिन था। मस्ती भी की, मज़े भी किए, घूमे फिरे, नाचे गाए, सब कुछ किया, खाया पिया, झूमा, लेकिन उतना ही थक भी गए। पर अच्छा है, एक मेमोरी क्रिएट हुई है, क्योंकि लाइफ का मीनिंग ही यही है, मेमोरीज़। वरना टाइम तो गुजर ही रहा है, अभी भी गुजर रहा है, कल भी गुजर रहा है। बट व्हाट द स्पेशल अबाउट टुडे इज़ ऑल अबाउट मेमोरी, कि हम लोग क्या रिकॉल कर पा रहे हैं आज के दिन से। वो मेमोरी बहुत ज़्यादा खास होती है, जो एक दिन को हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भी बना सकती है और दुनिया का सबसे ख़राब दिन भी बना सकती है। तो वही मेमोरी मैंने अपने दिल में बसा ली है। उम्मीद है आप लोगों ने भी नए साल पर काफ़ी सारी मेमोरीज़ बनाई होंगी और उन्हें दिल के किसी कोने में संदूक के अंदर बंद करके रख दिया होगा। फिर कभी जब वो पिटारा या फिर वैसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ आप लोगों ने मस्ती की, तो वो सब कुछ जो संदूक में बंद करके मेमोरी रखी है उसे खोलकर निकालना और निकाल करके फिर मज़े करना, बताना एक दूसरे को और सुनाना अपने पुराने किस्से। मेरे समय की बात है, हमारे ज़माने में ऐसा। बड़ा मज़ा आएगा ये कहने में ना। अभी तो हम लोग बच्चे हैं, थोड़े दिल के कच्चे हैं, मासूम और थोड़े से सच्चे हैं। एक समय आएगा जब हम लोग थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, कुछ दांत टूट जाएंगे तो कुछ यादें धुंधली पड़ जाएंगी, आवाज़ में एक हल्का सा बूढ़ापन आ जाएगा, लेकिन दिन में हमेशा दिल में एक हमेशा उमंग बना कर रखना, दिल को बच्चा बना के रखना। उम्र सिर्फ, वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ अपने उसके उम्र के नंबर बढ़ाते जाओ, दिल के नंबर मत बढ़ाना, उसे बच्चा ही रहने दो तो अच्छा है। चलो, बहुत बातें हो गई। अब कहोगे दीदू आप तो कितनी बातें करते हो। क्या करूँ, नई साल का दिन था ना, मैं बात ही नहीं कर पाई आप लोगों से, ना तो लाइव आ पाई, ना ही वीडियो पोस्ट कर पाई। तो क्या करूँ, मन में बहुत कुछ भरा पड़ा था जो मैं बोलना चाहती थी, आज बोल दिया। चलो, अब फाइनली आप लोगों को वेट नहीं कराते हैं आज के सुंदर से क्यूट से एपिसोड को, जहाँ से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है, उसे स्टार्ट करते हैं। कोल्ड एरोगेंट वांगजी आपको देखने को मिलेगा। चलो तो फिर चलते हैं मुलाकात करने के लिए, थोड़ा दीदार करने के लिए। विंग जब अपनी आंखें खोलकर उठता है तो वो खुद को एक बहुत ही कंफर्टेबल बेड पर सोते हुए पाता है। विंग उठ करके बैठता है और आसपास देखने लगता है। उसे याद आता है कि वो यहाँ आया था वांग जी से बात करने के लिए, मेंग्याओ को ढूंढते हुए। पर वांग जी ने मेंग्याओ के बारे में विंग को कुछ नहीं बताया। इंस्टेड ऑफ दैट, वांग जी ने उससे किसी चीज़ पर सिग्नेचर कराए थे। विंग ने बिना पढ़े उस चीज़ पर साइन कर दिया था, क्योंकि विंग वांग जी के उस टच में मदहोश हो गया था, उसके फेरोमोन्स में कहीं खो गया था, गुम हो गया था वो। विंग खुद को स्लैप मार देता है। वो स्लैप इतनी ज़ोर का था कि पक्का विंग के चिक्स पर विंग के ही उंगलियों के निशान बन गए होंगे। विंग खुद से कहता है, बेवकूफ़, बेवकूफ़ है विंग, तू तुझसे कहा था सॉन्गलाइन और हुसैन ने अकेले मत जा, फिर भी तू अकेले आया। हो गया ना गड़बड़। पता नहीं उस लान वांग जी ने किस चीज़ पर मेरे दस्तखत करवाए हैं, किस चीज़ पर मुझसे साइन ले लिए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। ये मिंग्याओ पता नहीं कहाँ गए। और विंग खुद वहाँ से उठता है। उठकर वो अपने कपड़े देखता है, जो कि बिल्कुल भी सही पोजीशन में नहीं थे। उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स हैं, जो वो आईने में खुद को देख रहा था। विंग के नेक पर जो एक हिकी मार्क था, जो एकदम लाल पड़ चुका है और हल्का सा ब्राउन भी हो चुका है, उस पर विंग अपना हाथ घुमाता है और देखते ही देखते उसके फेस पर एक हल्का सा सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि विंग आज भी ये जानता है कि काश वांग जी सिर्फ उसका हो। हल्का सा एक उम्मीद उसके मन में जागने लगती है, जिसे विंग तुरंत ही मार डालता है। बोलता है, क्या कर रहा है, बकवास सोच रहा है विंग तू, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तूने देखा नहीं था, वांग जी ने तुझे धोखा दिया है। नहीं, वो छोड़कर भाग जाएगा तुझे, सबकी तरह।
तू प्यार के लायक नहीं है, समझ जा इस बात को, एक्सेप्ट कर ले, ताकि दोबारा तुझे हर्ट ना होना पड़े। अपने दिल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे, इन पर जाम लगा करके और इसे बंद कर दे, किसी के लिए मत खोल, वांग जी के लिए भी नहीं। विंग, पीछे से आवाज़ आती है। वांग जी जो अपने हाथ में फूड की एक ट्रे लेकर के अंदर आ रहा था। विंग कहता है, मुझे जाने दो वांग जी, देखो तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, अब मुझे जाने दो। वांग जी कहता है, मुझे क्या चाहिए था, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी, मिल गई ना, अब मुझे जाने दो। वी वुशियान, देखो वांग जी, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझे कमज़ोर समझो, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तुमने मुझे बाकी गिरे हुए ओमेगास की तरह समझा है, जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सको, अपना खिलौना बना सको, इस्तेमाल करो और छोड़कर भाग जाओ, है ना। मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम जितना हो सकता है उतना मुझसे दूर रहो, बात मत करो मुझसे, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वांग जी विंग के करीब आता है, इतना कि विंग थोड़ा सकपका जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। उसकी बैक सीधे वॉल से आकर टकराती है। वांग जी के दोनों हाथों के बीच में हमारा नन्हा सा विंग, नन्हा सा नहीं, बड़ा खतरनाक सा विंग, जो कि अपने आप को सिकोड़ कर रखे हुए है, वहीं पे उसके हाथों के बीच में कैद हो गया था। वांग जी विंग के फेस के करीब जाते हुए बोलता है, तुमने कहा तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। विंग कहता है, हाँ नहीं देखना चाहता, मुझे जाने दो वांग जी, तुम ये क्या कर रहे हो, देखो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, तुम मुझे मत बताओ। वैसे भी तुम्हें याद है ना, तुमने कुछ देर पहले किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। विंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। वो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था, हम दोनों मैरिड हैं। तुमने अपनी मर्ज़ी से ना की हो शादी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बिकॉज आई लव यू डैम इट। विंग कहता है, पर तो क्या हुआ, मैं नहीं करता तुमसे प्यार, मुझे जाने दो, मेरी आंखों में देख के बोलो, नहीं करता मैं प्यार, बोलो। विंग वांग जी की आंखों में देखता है, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर विंग की हिम्मत नहीं होती है अपने गले से एक भी शब्द निकाल कर कहने की। विंग अपना मुंह तो खोलता है पर कुछ बोल नहीं पाता, बल्कि वो अपनी आंखें फिर एक बार नीचे झुका लेता है। वांग जी हल्की सी स्माइल के साथ विंग को देखता है, क्योंकि उसे पता है उसका ये शैतान सा हस्बैंड कितना ज़्यादा खतरनाक है। लिटरली ये विंग का बच्चा इस तरीके का इंसान है कि वांग जी को रुला रुला देगा। वांग जी ने बेवजह इतनी सारी मार खाई है इसके दोस्तों से, पर वो थोड़ा सा खुश भी है कि विंग के पास इतने अच्छे दोस्त हैं जो उसकी हर पल साथ खड़े रहते हैं, उसका साथ देते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, कल्फा को भी पीट देते हैं विंग की वजह से। वांग जी को इस बात की खुशी है, पर हाँ अब वो दोबारा मार नहीं खाने वाला है, ना तो विंग के हाथ से और ना विंग के दोस्तों के हाथ से। वांग जी को विंग हल्का सा पुश करके साइड हट जाता है। वांग जी कहता है, कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे कहीं तो जाने नहीं दोगे, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं भूखा मर जाऊँ, ये खाना मेरे लिए हो या ना हो मैं यही खाऊँगा। ओह तुम्हें भूख लगी है, मैं इंसान हूँ, मुझे भूख लग सकती है, पर तुम इंसान नहीं हो, तुम एक लोमड़ी हो जिसे भूख नहीं लगती है। नहीं विंग, मैं एक लायन हूँ। लायन, अपना चेहरा जाके आईने में देख लो वांग जी, तुम लायन कहीं से कहीं तक नहीं दिखते, तुम एक लोमड़ी हो, चालाक लोमड़ी, जिसने चालाकी से मेरे सिग्नेचर्स ले लिए मैरिज सर्टिफिकेट पे। पर तुम चिंता मत करो, ये शादी मेरे कंसेंट के बिना हुई है, सो ऑफ कोर्स मैं कोर्ट में केस करूँगा, मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर रहूँगा। मुझे लगता है तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार रुको मैं लेकर आता हूँ एक कॉपी। वांग जी जाता है, एक फ़ोटो कॉपी लेकर आता है उस डॉक्यूमेंट्स की जिस पर विंग के सिग्नेचर कराए गए थे। विंग उस डॉक्यूमेंट को देख रहा था, जैसे वो उस डॉक्यूमेंट को देखता है विंग का दिल घबराने लगता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी जो तिरछी स्माइल के साथ विंग को देख रहा है और उस डॉक्यूमेंट को उसकी तरफ बढ़ा रहा है। विंग का मन नहीं कर रहा था कि वो उसे पढ़े, लेकिन जानना तो हो गई कि आखिर इस लोमड़ी के बच्चे ने उसमें लिखा क्या है। ये पक्का फॉक्स है, विंग अपने दिमाग में कहता है। वो डॉक्यूमेंट लेता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे विंग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। विंग कहता है, व्हाट द हेल, ऐसा कैसे, ये नहीं होता, ये रूल्स के खिलाफ है वांग जी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो।
ये बिल्कुल सही नहीं है। तुमने इसमें लिखा है ना तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले सकता हूँ ना तुम मुझे डाइवोर्स दे सकते हो। ऐसा नहीं होता है। ये तो लॉ के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है। पर ये तो मैंने एक एडवोकेट से ही बनवाया है, उसने कहा था कि ऐसा किया जा सकता है दोनों के कंसल्ट से। तो मेरा कंसल्ट इसमें नहीं है। मैंने कभी इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। तुम जैसे धोखेबाज से मैं कभी कभी शादी नहीं कर सकता। विंग, अगर तुमने एक और बार मुझे धोखेबाज कहा, आई स्वेयर मैं मेरी लिमिट्स भूल जाऊँगा। तुम ऑलरेडी भूल चुके हो। तुम अपनी लिमिट पहले ही, बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हो। तुम्हें याद था, तुम्हें सब कुछ याद था उस समय। तुम मेरे साथ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि तुम सच में मुझसे, मैं सोच रहा था कि हम दोनों सच में, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, कल भी, आज भी और आगे भी तुम मेरा बस फ़ायदा उठाना चाहते हो। और मैं समझता हूँ तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। वांग जी कहता है, तुम किस सेंस में बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ? एक ही सेंस में, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और तुम एक अल्फ़ा हो। ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, सिर्फ मेरी बॉडी। मेरे दिल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। विंग रोने लगा था। विंग को बहुत हर्ट हो रहा है। पुरानी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं और पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, जो उसने आसपास देखा, जो उसके साथ हुआ, उसकी वजह से विंग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने एक मौका दिया था वांग जी को, या कहो खुलकर नहीं दिया था, बस ऊपर ऊपर से वो वांग जी को मौका दे रहा था, खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था। पर इससे पहले कि वो वांग जी पे पूरा ट्रस्ट कर पाता, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए विंग दोबारा अपने दिल को खोल नहीं पा रहा है वांग जी के लिए। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, तुम जो कह रहे हो उसे सोच समझ के बोलो विंग। मैं अगर तुम्हारी बॉडी चाहता तो मेरे पास बहुत सारे ओमेगास हैं, कमी नहीं है किसी की। पर मैं तुम्हारे पास क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ इतने स्पेशल इंसान हो मेरे लिए, इतनी स्पेशल बॉडी है तुम्हारी कि तुम्हारे लिए मैं इतने सारे ओमेगास को रिजेक्ट करके सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा? तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि जो लोग मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं उनको छोड़ करके, उनको लात मार के मैं तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने आया हूँ। तुम्हारे आगे घुटने टेक करके तुमसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे शादी करो। तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे आगे झुकता हूँ और तुमसे इतनी सारी बातें भी करता हूँ जो मैं किसी से नहीं करता। विंग कहता है, हाँ मेरी बॉडी के लिए करते हो तुम ये, क्योंकि बाकी ओमेगास तुम पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं तुम्हें भाव नहीं देता। और वो होता है ना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं करती आप उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती। जिस दिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे। वांग जी कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, लिटरली पूरे बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। जल्दी से ये खाना फिनिश करो, हम लोगों को कहीं निकलना है। मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ कहीं। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? और हाँ, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली, मेरे मॉम एंड डैड के साथ मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, पढ़ो पहले। विंग कहता है, मैं नहीं मानता इसे। ऐसा बोलकर विंग उसे फाड़ करके फेंक देता है। वांग जी कहता है, आई न्यू इट, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। ये बस एक कॉपी था, डुप्लीकेट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जा चुके हैं। विंग कहता है, लान वांग जी, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मैं तुम्हारे खाने में जहर डाल के तुम्हें मार डालूँ। ऑफ कोर्स ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे हाथ से मरने में भी मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। ऑफ कोर्स हर कोई अपनी वाइफ के हाथ से जहर खा के थोड़ी मर सकता है। डोंट कॉल मी दैट, मुझे अपना वाइफ बिल्कुल मत बुलाना। मैं नहीं हूँ तुम्हारा कोई वाइफ, तुम हो विंग। पहले बस मेरी याददाश्त जाने का नाटक करते हुए मैं तुम्हें वाइफ बुलाता था, पर तुम अब ओरिजिनली मेरे वाइफ हो। यू ओनली बिलोंग टू लान वांग जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग के पास आके बैठ जाता है, उसे पकड़ के बिठा देता है। विंग के शब्दों में था कि ना मैं तुम्हारे पास ना रहूँगा, लेकिन उसके बॉडी उसका सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विंग के दिल का साथ दे रही थी। विंग वहीं बैठ चुका था। वांग जी जैसे ही अपने चॉपस्टिक्स में कुछ खाना फंसा करके विंग की तरफ बढ़ाता है, विंग का मुँह अपने आप खुल जाता है। वांग जी विंग को अपने हाथ से खाना खिला रहा था और विंग खाना तो मुंह से खा रहा था, लेकिन आंखों से आंसू बहा रहा था, वो रो रहा था। वांग जी विंग के आंसू पोंछता जा रहा था और उसे फीड कराता जा रहा था। विंग खाते खाते सिसकियाँ ले लगा। वांग जी कहता है, अब तुम रो क्यों रहे हो?
तुम कितना अच्छा नाटक करते हो। पहले भी तुमने ऐसा ही नाटक किया था जब तुम अपनी याद दर्शाने का नाटक कर रहे थे। तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, पर तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। वांग जी जिसे लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। विंग कितना बड़ा नौटंकीबाज है। पर खैर अभी सच में विंग को रोना आ रहा था तो वांग जी कहता है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ और न मैंने उस समय कोई नाटक किया है। मैं तुम्हें सच में खाना खिला रहा हूँ अपने हाथों से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम नाटक कर रहे हो, पता है मुझे। तुम भाग जाओगे, तुम भाग जाओगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। लगे रहो तुम ऐसे ही तड़पते रहो, मेरा क्या जाता है, पड़े रहो। वांग जी विंग को बस देखने लगता है। बस वो अपना सर ना में हिला देता है कि वो विंग का सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फ़िलहाल वांग जी ने विंग को ज़बरदस्ती यहाँ रख तो लिया है। वांग जी वहाँ से उठकर विंग के लिए कुछ कपड़े ला कर के उसे दे देता है। वो बोलता है, ये पहनोगे या मैं हाथों से पहनाऊँ? हाथ मत लगाना, तुम हाथ मत लगाना मुझसे, दूर रहो, मैं खुद पहन के आता हूँ। विंग जाता है वॉशरूम में और कपड़े पहन लेता है। जैसे जैसे वो अपने कपड़ों को रिमूव कर रहा था उसकी बॉडी उसकी आंखों के सामने चल रही थी, जहाँ पर उसकी बॉडी पे हर जगह कई सारे मार्क्स थे। ओह गॉश, ऐसी कोई जगह बची है विंग की बॉडी पे जहाँ पर कोई मार्क ना हो? उसके चेस्ट पर, बैक पर, बॉटम में, टॉप पर, हर जगह कोई ना कोई मार्क था। वांग जी कितना बड़ा बीस्ट है, विंग अपने आप से कहता है। फिर वो उस वॉशरूम में ही कुछ चीज़ें ढूंढने लगता है कि कोई कुछ तो मिल जाए उसे लगाने के लिए, वरना उसे पेन होगा इन मार्क्स में। पर विंग को कुछ भी नहीं मिला तो विंग जो अपने शर्ट उठाता है और उसे पहनने लगता है। तब वहाँ नॉक होता है वॉशरूम के दरवाजे पर। विंग कहता है, कौन? वांग जी कहता है, मेरे अलावा कोई और हो सकता है। विंग कहता है, कुछ भी करो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मत खोलो, बाहर ये फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, उठा लो और अपनी मलहम पट्टी खुद कर लो, नहीं तो मुझे अंदर आने दो। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। विंग हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखता है तो वांग जी वहाँ नहीं था। विंग उस बॉक्स पर हाथ रखता है, तभी वांग जी उसके हाथ पर हाथ रखता है। विंग कहता है, तुम झूठे हो, तुमने फिर झूठ बोला। वांग जी कहता है, तुम झूठा तो मुझे कहते ही हो, तो क्यों ना सच में झूठा बन जाऊँ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, ज़्यादा कस के नहीं लेकिन बहुत आराम से भी नहीं। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। वांग जी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और विंग को अपने बाहों में ले लेता है। खुद उसे वहीं सिंक पर बिठाकर उसकी मलहम पट्टी खुद ही करने लगता है। वो बाम उठाता है और उसे खुद ही विंग के ज़ख्मों पर लगाने लगता है, जो कि वांग जी ने खुद ही दिए थे। वांग जी कहता है, अगली बार से थोड़ा झंडा रहने की कोशिश करूँगा। अगली बार? तुम सोचो भी मत कि अगली बार होगा, दूर आओ, हाथ मत लगाओ। विंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? तुम भूलो मत कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुमने ही कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी बॉडी से करता हूँ। तो आई स्वेर तुम्हारा वो हाल हो जाएगा कि तुम यहाँ से वापस चलने के जाने के लायक नहीं बचोगे। अभी तो तुम ठीक हालत में हो। विंग वांग जी की तरफ बस घूर कर देखता रहता है लेकिन अपना मुंह खोलकर कुछ नहीं कहता है। वांग जी बस पीछे से हल्का सा मुस्कुराता है कि बताओ उसकी धमकी से ये बंदा डर गया। वाह क्या बात है। वांग जी उसकी पूरी मलहम पट्टी करता है, उसे कपड़े पहनने में हेल्प करता है, फिर बाद में विंग को अपने हाथों से पकड़ के उसकी कमर पर हाथ रख कर और नीचे लेकर आता है। जब वो नीचे आता है तो शुयांग वहीं पर खड़ा हुआ था। विंग शुयांग को देखता है घूर कर। वो इतने गुस्से में नज़र आ रहा था कि अगर वांग जी यहाँ नहीं होता तो शुयांग का सर फूट ही जाता, वो भी किसी ग्लास जार से। विंग के उस गुस्से को देखकर शुयांग जो अपना सलाइवा सॉलो करते हुए बोलता है, वांग जी वो सब कुछ रेडी है, तुम चल सकते हो। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम इसके कपड़े लेकर आए हो? शुयांग कहता है, हाँ, तुमने जो सूट कहा था मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। वेन्यू रेडी है, तुम लोग चल सकते हो। विंग तुरंत बोलता है, कौन सा वेन्यू? कैसे वेन्यू? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांग जी कहता है, ऑफिशियली वेडेड हस्बैंड बनने के लिए। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, चलो अब। वांग जी विंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। विंग जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसा महसूस करे।
उसे गुस्सा आना चाहिए ये वो फोर्सफुली जो चीज़ें हो रही है उसके लिए, या उसे खुश होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं उसे अच्छी भी लग रही है, या उसे खुद से ही गुस्सा हो जाना चाहिए कि उसे अच्छा कैसे लग सकता है। इतनी सारी फीलिंग्स के मिक्स्ड होने पर विंग कुछ ही महसूस नहीं करता है, बल्कि वो पजल्ड हो जाता है कि क्या महसूस करें। फाइनली विंग पहुंच गया था वेन्यू पे, जहाँ पर वांग जी विंग को खुद ही रेडी करता है। सब लोग बाहर थे और वांग जी विंग के सामने रेडी होता है। विंग बस वांग जी को घूरता रहता है पूरे टाइम। वांग जी जब रेडी हो जाता है तो विंग से तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मुझे ताक लिया अच्छे से ताड़ लिया ना। विंग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, चलो। विंग का हाथ पकड़ के वांग जी खुद ही स्टेज पर लेके जाता है। विंग जब ऑन द स्टेज होता है तब वो देखता है कि वहाँ पर उसके मॉम एंड डैड, वांग जी के मॉम एंड डैड, साथ ही लांस चैन, नी मिंगजे, ये सब लोग हैं, पर वहाँ पर सोंगलन और नी हुसैन नहीं है। सोंगलन और नी हुसैन के बारे में विंग वांग जी की तरफ पूछने के लिए बढ़ता है। तभी वांग जी कहता है, वो दोनों को मैंने बंद करके रखा है। विंग कहता है, क्यों रखा है तुमने, तुम हुसैन और सोंगलन की बात कर रहे हो ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल, उन दोनों को ही नहीं, वेंचन को, उसके बेटे शिन को, सबको मैंने बंदी करके रखा है। हाँ, सिया को, सीसी को, सिंचन को। अगर तुमने कोई भी तमाशा किया ना विंग, आई स्वेयर उन लोगों का क्या हाल होगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो वांग जी, सच में मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम इतने बड़े पागल हो। तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। चलो 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 डॉक्टर के पास चलते हैं, पहले पहले तुम्हारा इलाज करवाता हूँ, इसके बाद मैं ये कंट्री छोड़कर जाऊँगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, चुपचाप यहाँ रहो। अगर तुम यहाँ से हिले भी ना विंग, आई स्वेयर मैं क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता। तुम्हारे दोस्त मेरे कुछ नहीं लगते, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, पर तुम्हारे दोस्तों के लिए बिल्कुल नहीं। और ऊपर से उस दिन उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा भी था, तो मैं उन पर कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जाओ तुम यहाँ से अभी। विंग कहता है, तुम सच में साइकोपैथ हो, तुम सही में साइको हो। क्यों तुम्हारी फैमिली को क्यों नहीं पता था तो कि तुम साइको हो। तुम तो उनके साथ कितने समय से रह रहे हो। क्योंकि कभी किसी से मुझे इतना प्यार नहीं हुआ जितना तुमसे हो गया, इसलिए मेरी ये डार्क साइड निकल के आ रही है। अगर तुम हिले ना विंग तो देखना, चलो आगे। विंग को पकड़ के वो आगे लाता है। विंग के फेस पर ही नज़र आ रहा था कि विंग को इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है, पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब वांग जी ने इन सबको कैसे रेडी किया ये हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आप बस शादी पर फोकस कीजिए। विंग को सीधे स्टेज पे लाके खड़ा करने के बाद में वांग जी प्रिंस से कहता है, जल्दी जल्दी शादी कराइए, जल्दी होना चाहिए। वांग जी इतने कड़क वॉइस में बोलता है कि वो प्रीस्ट भी एक पल के लिए डर गया था, पर फिर वो अपना काम चालू कर देता है। सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा था और हर एक रिचुअल्स के साथ में ही विंग सब फैमिली मेम्बर्स की तरफ देख रहा था। विंग की मॉम जो चेयर पर बैठी हुई हैं, जिनके हार्ट की अभी अभी सर्जरी हुई है कुछ टाइम पहले, तो उनकी हालत उतनी ठीक नहीं है। और रही बात मिसेस लान की, तो वो विंग और वांग जी की तरफ देख नहीं रही हैं। लांस चैन जो बस उन्हें देख रहा है और विंग की तरफ हल्का सा स्माइल करता है इस तरीके से कि विंग जो हो रहा है ना उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं हेल्प नहीं कर सकता। इस तरीके से नी मिंगजे भी वहाँ पर थे, जो विंग की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि सबको पता है विंग को इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है, और कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता है। खैर, विंग से अब बोला जाता है कि वो चाइनीज़ तरीके से बो करे, क्योंकि ये पहले जो शादी होने वाली थी वो वेस्टर्न तरीके से करने वाले थे, लेकिन सब काम बिगड़ गया था। इस बार वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे। तो वांग जी विंग से कहता है कि वो बो करे। विंग फाइनली बो करता है वांग जी की तरफ, अर्थ एंड हेवन को और अपने एडलर्स को, सबको बो करने के बाद में उनके मैरिज के रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वेस्टर्न प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रीस्ट कहता है, यू मे किस हिम, यू मे किस योर ब्राइड। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग बस प्रीस्ट की तरफ कि प्रीस्ट ने क्या कहा, पर यह तो चाइनीज़ ट्रेडिशन में नहीं होता है। पर विंग के कुछ सोचने से पहले ही वांग जी ने विंग के कमर में हाथ डाला और विंग के चिक्स पर अपना दूसरा हाथ रख के उसे पैशनेटली किस करने लगा, वो भी सबके सामने। ये किस इतना ज़्यादा टेम्पटिंग था कि सब लोग बस देखते रह गए, जो लोग देख रहे थे, और बाकी लोगों ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि वांग जी सच में बेशर्म है। उन्हें पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि वांग जी इतना शेमलेस भी हो सकता है जितना वो आज नज़र आ रहा है। वांग जी विंग को तब छोड़ता है जब विंग ऑलरेडी ब्रीद आउट होने वाला था।
विंग गिरने वाला था पर वांग जी विंग को संभाल लेता है। विंग अपनी सांसों पर काबू करते हुए वांग जी को धीरे धीरे गालियाँ दिया जा रहा था। उसने वांग जी को न जाने क्या क्या बोल दिया था। वांग जी बस उन्हें सुन करके हंस रहा था। फाइनली उनकी शादी कंप्लीट होती है। तब वो विंग को लेकर के नीचे आता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी मॉम के पास लेकर जाता है विंग को और कहता है, मॉम आई एम मैरिड। मिसेस लान जो वांग जी को बस एक बार घूर कर देखती हैं और फिर वो विंग को देखती हैं। उन्हें विंग को देख करके पता नहीं उनकी आंखों में क्या था जो विंग को थोड़ा अच्छा महसूस करा रहा था, पर जो भी था अच्छा था। मिसेस लान उन्हें ना तो आशीर्वाद देती हैं ना कुछ बोलती हैं, पर वांग जी कहता है, इन्होंने अपने मन में ब्लेसिंग दी है हमें। विंग वांग जी को घूरता रहता है, लेकिन फिर उसके पैर को देख करके वहाँ पे अपना दूसरा पैर बहुत ज़ोर से पटकता है, जिससे वांग जी आउच करके चिल्लाता है। सब लोग वांग जी को देखने लगते हैं। फिर वांग जी कहता है, कुछ नहीं हुआ, यू मे प्रोसीड। आप लोग मुझे नहीं हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। विंग को वो पकड़ते हुए उसके करीब आते हुए बोलता है, तुम्हें तो मैं वेडिंग नाइट पर बताता हूँ, तुमने जो हरकत की है ना मुझे अच्छी नहीं लगी। विंग बोलता है, तुमने जो हरकतें की हैं वो मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हैं। मन तो कर रहा है तुम्हारे पैर को नहीं तुम्हारे गले को दबा दूं, पर क्या करूं? क्या नहीं दबा सकते क्योंकि मुझसे प्यार है। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। वांग जी और विंग का ये कन्वर्सेशन थोड़ा तो उनके बीच के ये जो गुस्से है उनको दिखा रहा था। सबसे ब्लेसिंग्स लेने के बाद में वांग जी विंग को लेकर वहाँ से रफा दफा हो गया था, बिना किसी को कुछ भी बताए। वो सीधे अपने अपार्टमेंट आता है जो वांग जी ने खुद खरीदा था। वो अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, अच्छा है, काफ़ी सुंदर दिखता है। वांग जी वहाँ विंग को लेकर आया था। शुयांग भी वहाँ पर था। वांग जी विंग को वहीं नीचे लिविंग एरिया में छोड़ करके कुछ देर के लिए गायब हो गया था। अब जा करके विंग को मौका मिला था शुयांग के साथ में टाइम बिताने का, तो विंग सीधे पास ही से एक डंडा उठाता है, जो वहीं पे झाड़ू रखा हुआ था वो उठाता है और सीधा शुयांग के ऊपर बरसाना चालू कर देता है। शुयांग के पीठ पर, बम पे और आगे पीछे हाथ पैर जहाँ भी मौका मिला सब जगह विंग ने उसे बहुत धुलाई की। शुयांग कहता है, अरे अरे विंग विंग मेरी बात तो सुनो, देखो ये गलत बात है, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे लग रहा है तुम ब्यूटी हो, ब्यूटी को ब्यूटी की तरह रहना चाहिए, बीस्ट नहीं बनना चाहिए। तुम सच में बीस्ट बन गए हो विंग। वो बहुत बुरे तरीके से पिट रहा था। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इतना बड़ा प्रैंक करने की? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना? तुम्हें शर्म नहीं आई हुई सब कुछ करते हुए? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे ये कैसे रिश्ते में बांध दिया है जिसमें मैं बनना नहीं चाहता था, और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है। कमीने कुत्ते, तुझे मैं मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तुम बचेगा नहीं मेरे हाथ से। आज तो तू गया कम से। वो उसे इतने बुरे तरीके से पीट रहा था। फाइनली वांग जी पहुंचा, जिसने विंग के उस झाड़ू को पकड़ लिया। वांग जी कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? दोस्त है वो मेरा। विंग कहता है, तुम्हारे दोस्त ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। तुम जैसे बेवकूफ़ को मेरे गले से बांध दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वो रेड थ्रेड जो हमारे बीच में बांधा है ना इसने, उस धागे की कसम, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। वांग जी कहता है, विंग ऐसे मेरी और तुम्हारे धागे की कसम नहीं खाते हैं, हमारा रिश्ता इतना नाजुक नहीं है। विंग कहता है, सही बात है, क्योंकि मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली ये कसम टूटेगी और हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा, इससे मैं छोड़ूंगा नहीं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है। लेकिन विंग नहीं मानता। विंग वांग जी को भी झाड़ू से पीटने लगता है। शुयांग जी चुपके से वहाँ से निकल जाता है कि वो वांग जी पिट रहा था। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो? ये मुझे लग रहा है विंग, लग रहा है, इसलिए मार रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलने की? तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं विडो बन के रहूँगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी के ऊपर डंडों की बरसात हुए जा रही थी, कभी हाथ पर कभी पैर पर विंग देख कर मार रहा था। कोशिश कर रहा था कि वो उसके सर पर बिल्कुल हिट ना करे, कहीं दोबारा इस उल्लू की याददाश्त चली गई तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ शुयांग जो साइड में आता है अपने शोल्डर को रब करते हुए, ये कितनी बुरी तरीके से मारता है ये। अब तक मैं सोच रहा था कि ये बस ब्यूटी है, नहीं, बीस्ट है बीस्ट। वाह, अच्छा हुआ इसने मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, मुझसे शादी नहीं की, वरना रोज़ मैं वांग जी की तरह पिट रहा होता। हो, सोच के ही डर लगता है। बाबा रे बाबा, तौबा, ऐसे ओमेगा से तो दूर ही रहो। कितनी बुरी तरह से पिटा है। आई, मेरा पैर, मेरी कमर, मेरी पीठ, मैं तो पूरा बॉडी दर्द करने लगा।
कितनी बुरी तरीके से मारा है इसने। शुयांग बाहर निकलते निकलते एक गाड़ी से टकराते टकराते बचता है। फिर वो विंग को कर्ज करते हुए बोलता है ये उसी की गलती है, अगर उसने मुझे इतनी जोर से ना मारा होता तो भी मैं अच्छे से चल रहा होता। आहा, उसने तो मेरे गाल पे भी झाड़ू से मारा है। मेरा गाल, लगता है मैं 2 दिन से कुछ खा भी नहीं पाऊंगा। बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा है। विंग का बच्चा कहीं का, देखता हूँ मैं इसे बाद में। शुयांग वहाँ से निकल गया। दूसरा वांग जी जो पिट रहा था वो अब थोड़ा बोर हो गया था इस चीज़ से, थोड़ा पक गया था, अब बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। तो वांग जी ने वो झाड़ू पकड़ लिया और कहा विंग। विंग कहता है छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दोगे नहीं? वांग जी झाड़ू छोड़ देता है। वांग जी कहता है देखो देखो, दूर रखो इसे। वांग जी सोफे के पीछे जाके खड़ा हो गया था और सोफे के सामने खड़ा था विंग झाड़ू लेकर। विंग कहता है ऐसे कैसे, मैं तुम्हें सच में मारूंगा, तुमने ज़बरदस्ती की है मेरे साथ में, तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है छोड़ना नहीं है तो मत छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे पकड़ के रखो, पर ये झाड़ू हटा लो विंग, ये अच्छी बात नहीं है। तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तुम भी ऐसे कहाँ थे ना, तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते थे, तो फिर क्यों तुमने मुझसे शादी की? मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नाम मत लेना प्यार का तुम, वरना ये झाड़ू दिख रहा है तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा अंदर। वांग जी कहता है नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। विंग 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 कहता है अब क्या है, मेरी जान लोगे क्या? नहीं नहीं, जान नहीं, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? वो न्यूज़ जो तुमने मुझे नहीं बताई। विंग कहता है कौन सी न्यूज़, मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, किस न्यूज़ की बात कर रहे हो तुम? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस वो कस्टडी पेपर्स मंगाए थे तुमने, उसकी न्यूज़। विंग कहता है तुम्हें क्यों बताऊँ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। और हाँ वांग जी, तुमने मुझसे शादी ज़रूर कर ली है, पर मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन मामलों में बोलने की गलती भी मत करना तुम, वरना मैं सच कह रहा हूँ, या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या मैं खुद मर जाऊँगा। विंग ऐसा बोलता है और झाड़ू को वहीं फेंक करके अपने कमरे में वापस लौट जाता है, उसी कमरे में जिसमें वांग जी ने विंग को पहले सुला दिया था। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है, फिर वो अपने आप से कहता है शायद वो अभी भी तैयार नहीं है। कोई नहीं, तुम्हारे अंदर टूट गया है विंग, मैं उसे पूरी तरीके से हील करके रहूँगा, जोड़ कर रहूँगा, चाहे वो कितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना टूटा हो, सब कुछ बटोर लूँगा मैं। एक दिन का भी तुम्हारे अंदर से मैं तुम्हारे दिल से बाहर गिरने नहीं दूँगा, चाहे उसमें मैं खुद पूरी तरीके से क्यों ना टूट जाऊँ, पर तुम्हें जोड़ कर रहूँगा, ये मैं कसम खाता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, कुछ घंटों बाद का, जहाँ पर विंग जो अपने कमरे में अपने फ़ोन को लेकर के किसी से बात करके अब नीचे आता है और वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे ये बताओ कि मेंग याओ कहाँ है? वांग जी कहता है किडनैप हो गया है वो तो मुझे भी पता है, तुमने उसे किडनैप किया है, तो वो है कहाँ? वांग जी कहता है मुझे पता होता तो मैं अब तक बता नहीं देता तुम्हें, मुझे नहीं पता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है क्या कहा तुमने, तुम्हें नहीं पता? वांग जी कहता है देखो विंग, मैंने पता लगाने की कोशिश की है, बस पता चलने ही वाला है, इतना पता चला है कि वो किडनैप हुआ था और वो कुछ चीज़ लेकर तुम्हारे पास आ रहा था, एक फ़ाइल जो उसने बड़ी मेहनत से जुटाई थी आई थिंक। विंग कहता है और तुमने मुझसे झूठ कहा है ना, कहाँ है वो शुयांग, उसने मुझसे झूठ कहा, कहाँ है वो? वांग जी अपने आप में कहता है हाँ शुयांग चला गया, वरना फिर एक बार वो पिट जाता, लेकिन वांग जी कैसे बचेगा विंग के गुस्से से? वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं सुनना मुझे, तुमने झूठ बोला मुझसे, फिर एक बार झूठ बोला, ऐसा नहीं लगता कि तुम वांग जी हो, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर झूठों का सैलाब भरा हुआ है, एक अंबार लगा हुआ है, हर बार कोई ना कोई झूठ बोलते ही रहते हो, मैं तुम पे विश्वास कभी नहीं कर पाऊँगा। तुमने फिर एक बार जो हल्का फुल्का भरोसा मेरे अंदर बचा हुआ था वो भी तोड़ दिया है। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारा भरोसा एक बार भी नहीं तोड़ा, कहाँ तोड़ा है? तुमने मुझसे झूठ कहे हैं कितनी बार, और तुम चीटर भी हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीटर? मैंने क्या चीट किया बताओ? वो ओमेगा जिसके साथ मेरा वो वीडियो तुमने उस दिन देखा था, मैं वो नहीं हूँ, वो जनरेटेड वीडियो है विंग,
किसी ने जनरेट करके बनाया था। वो इतनी सिली थिंग थी कि वो तुम आसानी से समझ सकते थे, पर तुमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। विंग कहता है, मैं क्यों ध्यान दूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान देने की। तुम्हारी याददाश्त गई थी, उस समय तक मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड था, और इसलिए बस तुम्हें थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हें थोड़ा सपोर्ट कर रहा था ताकि तुम बुरा महसूस ना करो। विंग, क्या अगर ऐसा सचिन के साथ होता है तब तुम ये भी करोगे? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि अब वो तुम्हारा भाई है। पहले वो मेरा हस्बैंड था, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ थे, अभी तुम मेरे हस्बैंड हो तो वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। तुम्हारी जगह पे आज वो खड़ा है। अगर उसकी आदत जाती है और वो मुझे अपना वाइफ समझता है तो मैं वैसे ही उसे सपोर्ट करूँगा जैसे मैंने तुम्हें। विंग, एक शब्द और नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, तुम पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है तुम मेरा पेशेंस टेस्ट करते रहोगे, बिल्कुल नहीं। वांग जी विंग को इतने घूर के देख रहा था कि विंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वांग जी को इतने गुस्से में विंग ने पहली बार देखा है। इतना गुस्सा तो उसे तब नजर आया था जब विंग ने एक बार बोला था कि वो दूसरों में के साथ में सोएगा भी, तब वांग जी ने विंग को बहुत बुरे तरीके से चांटा लगाया था। वांग जी की इन आंखों को देखकर विंग को वही दिन याद आ गया था और उसका ऑटोमेटिकली हाथ उसके चिक्स पर चला गया था। वांग जी को ये देखकर अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने उस कोल्ड एक्सप्रेशंस को बनाए रखता है, क्योंकि अगर वो उसने अभी हंस दिया ना तो विंग फिर एक बार अपनी रामायण महाभारत या कहो जो भी कथा वगैरह है चालू कर देगा। इससे अच्छा है कि वो थोड़ा अपने आप को मैनेज करे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे। वांग जी विंग को घूरता रहता है। विंग कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कमज़ोर मत समझना, मैं तुम्हें कमज़ोर कभी नहीं समझ रहा हूँ। तुम जैसा इंसान कमज़ोर हो ही नहीं सकता है जिसने मुझे झाड़ू से पीटा है अभी। विंग कहता है, हाँ वही कमज़ोर मत समझ। और तुमने महंगा को नहीं रखा है। महंगा है कहाँ? वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, अगर उसे कुछ हुआ ना वांग जी, कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक है। तुमने कहा तुमने उसे किडनैप नहीं किया, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो ठीक है? मैंने पता लगवाया है, उसे उसके भाई ने किडनैप किया है। हाँ, उसका भाई कौन है? तुम भूल गए, वो जिन फैमिली से है, तो जिन्स उसके ब्रदर्स हैं। जिन्स वो कहाँ मिलेगा? वो आने वाला है, मैंने बुलाया है उसे। तो उसने इतने दिनों से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, तुम उसी से पूछ लेना, मुझे बख्शो, मैं जा रहा हूँ। वांग जी वहाँ से निकल गया और विंग को वहीं छोड़ गया। विंग को समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान चीज़ क्या है, कभी उसको छोड़ता नहीं है तो कभी उसको छोड़कर भाग जाया करता है। खैर, विंग अब अपना फ़ोन उठाता है, तुरंत उसे कुछ याद आता है तो वांग जी के पीछे भागता है और पीछे से जाते थे उसके सर पर बहुत ज़ोर का एक थप्पड़ लगाता है। वांग जी कहता है, क्या हरकत है ये? तुमने मेरे दोस्तों को कहाँ रखा है? सोंगलन, न्यूसेन, सिंचन, सोंगलन, ये सब लोग कहाँ हैं? और आयु वो भी मुझे नहीं दिखा, वो कहाँ है? वांग जी कहता है, मैंने इन्हें भी किडनैप नहीं किया है। इन लोगों को मैंने बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है और मैं आज कर रहा हूँ, तो ये लोग नहीं आ पाए। ये लोग हैं तुम्हारे घर पे, कॉल कर लो, मिल जाएंगे। विंग को फिर एक बार गुस्सा आता है। वो गुस्सा कर ही रहा था, लेकिन इससे पहले ही वांग जी वहाँ से रफा दफा हो जाता है। उसे पता है फिर एक बार वो पिट जाएगा। विंग कहता है, लान वांगजी के बच्चे? तभी एक आवाज़ आती है, अभी हुए नहीं है। ये वांगजी की आवाज़ थी और वो फिर एक बार अपनी स्टडी में घुस करके दरवाज़ा पैक कर लेता है। दूसरे विंग जिसने अपनी चप्पल निकाल करके वांगजी की तरफ फेंक दी थी, पर वांगजी के दरवाज़ा बंद करने की वजह से वो स्लीपर सीधे दरवाजे से फिसलते हुए नीचे आ गई थी। विंग वहाँ जाता है, अपनी स्लीपर पहनता है और बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालो अपनी आँखों से नहीं, मैं तुम्हें जहर दे के मार डालूंगा। क्या इंसान है, तुम सच में एक बहुत बड़े झूठे हो। वांग जी ने इतने झूठ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बोले होंगे जितने झूठ उसने विंग से अब तक बोल लिए हैं। उसे खुद ही अंदर जाकर के हंसी आ रही थी। वांग जी खुद से कहता है, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ। हाँ, कितना बदल गया हूँ मैं, वो भी कुछ महीनों में। बस कुछ 8 या 9 महीने हुए हैं मुझे इस इंसान से मिले हुए। वो देखो, पूरी ज़िंदगी को उसने उथल पुथल कर दिया है। अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है वांग जी, पर कभी पछताऊंगा नहीं मैं इस डिसीजन के लिए। कुछ भी हो, ज़िंदगी में कुछ रंग भर गए हैं। जो फीकी सी ज़िंदगी थी उसमें कुछ फूल खिल गए हैं, अच्छा लग रहा है। दूसरा विंग जो तुरंत सोंगलन को फ़ोन लगाता है। सोंगलन अब इस बार फ़ोन उठा लेता है। सोंगलन कहता है,
तुम कहाँ हो विंग? कितना टाइम हो गया है तुम्हें गए हुए? हम तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहे हैं। विंग कहता है, तुम लोगों ने मुझे ऐसे कॉल किया था? हाँ, मेरी शादी हो गई है। सोंगलान कहता है, अच्छा मजाक है, तुम कहाँ हो? विंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वांग जी के घर पर हूँ, उसके अपार्टमेंट में। सोंगलान कहता है, अपार्टमेंट? तुम तो उससे मिलने गए थे ना शुया, उसका मिंगा को पता लगाने के लिए। विंग कहता है, गया तो था इसी काम से, पर क्या करूँ, कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि मेरी शादी और हो गई इस लान वांग जी से। फिर विंग सब कुछ बता देता है एक्सेप्ट उनके इंटीमेट होने वाली चीज़ के बारे में छोड़कर, और उसे मलम पट्टी करने वाली चीज़ को छोड़कर, और हाँ ऑब्वियसली विंग को शादी के लिए रेडी करने वाली चीज़ को छोड़कर उसने बाकी सब कुछ बता दिया था। वहाँ पर न्यूसन भी था। न्यूसन कहता है, व्हाट द हेल, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आई स्वेयर मैं उसे मार डालूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ। विंग विंग कहता है, नहीं नहीं तुम बताओ, शादी वैसे भी हो चुकी है, उसने मुझसे डॉक्यूमेंट भी साइन करवाया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढता हूँ मैं ओरिजिनल, शायद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ढूंढ कर हम उनका कोई सोल्यूशन निकाल सके इस शादी को कैंसिल करने का। न्यूसन कहता है, ज़रूरत क्या है विंग, शादी हो या ना हो, अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगे तो कोई मायने ही नहीं रखती है शादी, वापस आ जाओ। विंग कहता है, नहीं हुसैन, रिश्ते ऐसे काम नहीं करते हैं, रिश्तों की बात अलग होती है, तुम अपनी पंचायती बंद रखो, चुपचाप आ रहे हो कि मैं आ जाऊँ? विंग कहता है, तुम समझते क्यों नहीं हो हुसैन? मैं कुछ समझना नहीं चाहता हूँ विंग, तुम यहाँ आ रहे हो या मैं आ जाऊँ वहाँ? विंग कहता है, हुसैन। हुसैन भी कहता है, क्या हुसैन? मुझे तुम्हारी चिंता है विंग, तुम समझ नहीं रहे, ये सब कुछ बहुत गलत है, ये इस तरह से नाइंसाफ़ी है, ज़बरदस्ती है, बहुत बहुत बुरा है। वैसे भी उस इंसान को कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का जिसने तुम्हें धोखा दिया हो। हमने सबने देखा था वो सब, उस दिन जो भी हुआ था वो सब कुछ। तभी सोंगलन बोलता है, पर नहीं हुसैन, कभी तुमने ये सोचा कि उस दिन तो हमने विंग की पिक्चर्स भी देखे थे, पर हमने विंग पर विश्वास किया ना, हमने वांग जी पर तो विश्वास नहीं किया। नहीं हुसैन तुरंत सोंगलन का मुंह बंद करते हुए बोलता है, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता है। मैं विंग तुझसे बोल रहा हूँ, वापस आ जा तू। विंग कहता है, सोंगलन सही तो कह रहा है, एक बार हमने उससे तो पूछा ही नहीं था, पर क्या फ़र्क पड़ता है, सारे अल्फ़ा होते ही एक जैसे हैं, वो मुझे छोड़कर ही जाएगा, मुझे पता है। एक बार अगर मैं उसे मिल गया तो वो मुझे छोड़कर भाग जाएगा, मुझे पता है ये चीज़, अल्फ़ाज होते ही ऐसे हैं। हम उस चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और एक बार वो मिल जाती है तो हम उसे अपने पास बनाकर नहीं रखना चाहते होते हैं, छोड़ देते हैं, कद्र ही नहीं करते हैं, पता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ विंग, वापस आ जा। सोंगलन भी बोलता है, विंग तो सही कह रहा है, वापस आ जा, वो जगह ठीक नहीं है तेरे लिए। वैसे भी लानवांग जी होगा कहीं दूर, अभी तू बात कर रहा है इसका मतलब वो आसपास नहीं है, चुपके से निकला। विंग कहता है, मैं पक्का आ जाऊँ? न्यूसन कहता है, हाँ हाँ पक्का आ जा, मैं आऊँ लेने के लिए। विंग कहता है, तू नहीं, सॉन्ग तू आजा लेने के लिए, और हाँ सिंचन को ले आना साथ में, अगर हाथापाई हुई तो वो वांग जी को संभाल लेगा, वैसे भी सिंचन को वांग जी बिल्कुल नहीं पसंद है। सोंगलन कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, लगभग 1 घंटे बाद का, जहाँ पर विंग जो मेन डोर पर जा करके बस बाहर की तरफ देखे जा रहा है, इस बात से अनजान कि ऊपर वाले कमरे में जिसमें वांग जी की स्टडी है, वहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट विंडो है जिससे अंदर से सब कुछ बाहर का दिखता है लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता, उस विंडो से वांग जी खड़ा होकर विंग को देख रहा है, हाथ में कॉफ़ी का एक मग लेकर, जो अभी वो बनाकर लेके गया है। विंग के लिए भी उसने बनाई थी, पर क्या करे, विंग तो बाहर है, तो वांग जी ने दोनों कप खुद ही ले लिए, एक पी कर ख़त्म करके दूसरा वो हाथ में लेके खड़ा हुआ है और देख रहा है कि विंग कुछ देर तक खड़ा रहता है दरवाजे पर, फिर अंदर आकर के कुछ देर के लिए वहीं बाहर की बेंच पर बैठ जाता है और फिर दोबारा खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था कि अच्छा है, चलो टाइम पास कर रहा है विंग, करने दो। कुछ टाइम बाद देखता है वांग जी कि वहाँ एक कार आई है जिसमें से सबसे पहले निकलता है सोंगलन, जो भागकर विंग के पास आकर उसे गले लगाता है, उसे चेक करता है, शायद वो पूछ रहा है विंग से कि विंग ठीक है कि नहीं। वांग जी को खुशी होती है कि विंग के पास अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं। वांग जी का कोई प्लान नहीं था कि विंग को अपने पास बंद करके कैद करके रखने का, विंग पूरी तरीके से आज़ाद है। वांग जी विंग को बस ये महसूस करवाना चाहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर वांग जी उसके साथ रहेगा, उससे दूर रहकर भी उसके पास रहेगा, उसका ख्याल रखेगा, उसकी केयर करेगा, उसको प्यार करेगा। और ये प्रूव करने के लिए विंग का वांग जी से दूर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वांग जी खुद ही विंग को जाने दे रहा है। सोंगलन विंग से कहता है, विंग
मुझे कोई दिख नहीं रहा है, हम लोग चलते हैं। विंग कहता है हाँ चल। वो लोग कार में बैठ जाते हैं। शिनचैन जो कार ड्राइव कर रहा था वो ड्राइव करता है और तुरंत वो लोग निकल जाते हैं। सीधे पहुंचते हैं वो लोग सॉन्गलैंड के अपार्टमेंट पे, जहाँ पर शिनचैन जो उसके साथ गया है विंग है और न्यी हुसैन है अपने दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में। साथ ही वहाँ पर है आयु विंग के पास जाते ही उसे गले लगा लेता है, बोलता है ये आप कहाँ गए थे? आपको मैंने कितना याद किया, आप मुझे बताकर भी नहीं गए। विंग कहता है आयु मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ कैसे आए वैसे? सॉन्गलैंड कहता है मैं लेकर आया हूँ, और कैसे आएगा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं उसका कोई हूँ ही नहीं। विंग कहता है सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तेरे वो पागल कज़न तो यहाँ नहीं है ना? तभी आवाज़ आती है क्या यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है? वहाँ पर जहाँ से ये आवाज़ आई विंग देखता है तो देख पाता है कि शुयांग जो बंधा पड़ा हुआ है, उसके दोनों पैर और दोनों हाथ उसके कमर के पीछे करके बंधे हुए हैं और उसे बांध कर इस पोजीशन में रखा गया है कुर्सी से कि वो बेचारा हिल भी ना पाए। विंग कहता है अच्छा है तुम मुझे यहाँ मिल गए, इसे तो पहले सबक सिखाना होगा। ये सब कुछ जो हुआ है ना इसी की वजह से हुआ है। एक दिन में मेरी पूरी दुनिया बदल गई, मेरी शादी हो गई है सिर्फ और सिर्फ इसकी बदौलत, और मिंग्याओ भी नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ है। आयु कहता है मिंग्याओ वो कौन है ये? विंग कहता है आयु वो मेरा एक दोस्त है। तभी एक और बात तुरंत आयु को क्लिक करती है, वो बोलता है ये आपने कहा आपकी शादी हो गई, आपने मुझे तो बुलाया ही नहीं। मैं मुझे देखना था, किससे शादी की आपने, क्यों की, कब की, कैसे की? और वो इंसान मैं जानता हूँ उसे, आपने ये सब कुछ कैसे कर लिया? क्या उसने आपको फोर्स किया है? आपने जानबूझ के से शादी नहीं की, आप उसे पसंद नहीं करते ना? आप तो कहते थे आप किसी से शादी नहीं करोगे, आपको कोई पसंद ही नहीं है, अल्फाज बहुत बुरे होते हैं, फिर आपने शादी कैसे कर ली अचानक से, वो भी क्या आपको कोई पसंद आ गया है? ये बताइए ना क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा है, और ये गले में ऐसे निशान क्यों हैं? होंठ ये कटा हुआ क्यों है? आँखों में ये झुर्रियाँ क्यों हैं? आपकी आँखें उदास क्यों हैं? ये क्या हुआ है बताओ ना। आयु बहुत कुछ बोलता जा रहा था और विंग उसे शांत कर रहा था। विंग कहता है रुको मेरी बात सुनो, ये क्या हुआ है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी नहीं हुसैन बोलता है चुप, तुम उसे बोलने दोगे तब तो वो बोलेगा, बोले ही जा रहे हो पटर पटर डपर डपर, चुप तो रहो तब तो वो बोलेगा। तो दूसरी तरफ शुयांग जो बस आयु को देख रहा था और वो हंस रहा था, उसे बड़ी हंसी आ रही है इन लोगों का ये ड्रामा देखकर। विंग कहता है आयु वो दरअसल आप मुझे बताने वाले भी नहीं थे ना ये कि मैं आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल मैटर नहीं करता हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं जान पाऊँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? क्या आप मुझे अभी बच्चा समझते हैं, इतना बच्चा? क्या आप मुझसे ये बात भी नहीं कर सकते? ये मैं पूरे 19 साल का हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें क्या होती हैं। आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, क्यों? ये विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है आयु, बात वो नहीं है, बात कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। आयु कहता है नहीं ये अब मुझे बताना पड़ेगा आपको, ये सब कुछ क्यों है? मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे बताओ, मुझे जानना है। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। हाँ आयु देखो, नहीं आप बताओ मुझे, मैं नहीं मानूंगा। आपने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दबाजी में, मुझे पता भी नहीं चला आपने शादी कर ली। ये ऐसा लगता है मैं किसी की भी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हूँ, कोई मुझे अपना नहीं मानता। ये आज तो आपने भी मुझे पराया कर दिया। विंग को बहुत बुरा लगा ये जानकर कि आयु को कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सेम फीलिंग्स उसे आती थी और उसे पता है जब हम ये फील करते हैं कि हम वर्ती नहीं है या कोई हमें प्यार नहीं करता, हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो हमें कितना बुरा महसूस होता है। विंग को पता है ये चीज़, तो विंग कहता है आयु ऐसा कुछ नहीं है। आयु कहता है नहीं है ये ऐसा ही तो है, आपके इतने डिसीजन आपने ले लिए, मुझे कुछ नहीं पता है। आपको पता है
मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि आपने किसी किसी लान से शादी की, और मुझे ये भी पता चला कि आप उस लान के साथ खुश थे, और अभी आप कह रहे हैं आपने फिर शादी कर ली। आपने मुझे पहली शादी नहीं बताई, आपने दूसरी शादी भी कर ली, वो भी मुझे नहीं बताया। मैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हूँ। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है अब कि मैं तो कोई हो ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। आप मुझसे बात नहीं करते, कॉल नहीं करते, मिलने भी नहीं आते हो। मैं आता हूँ तो फिर दूर भाग जाते हो। कितना समय होगा जो आपने मेरे साथ बिताया होगा। काश कि मैं बचपन में लौट जाऊँ, जब कम से कम आप मेरे साथ रहते तो थे, सिर्फ मेरे साथ रहते थे। गगा और सॉन्ग गगा, हम तीनों चारों कितने खुश रहते थे। अब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो क्या पुराने लोगों की अहमियत कम हो गई है? ये क्या आपकी ज़िंदगी में अब मैं कुछ नहीं रहा? क्या आप मुझे ये भी नहीं बताओगे? विंग कहता है, आयु ज़्यादा मत सोचो, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात तो पूरी होने दो। आयु कहता है, तो बताओ ना आप, कैसी बात है? विंग फिर आयु को बिठाता है और बोलता है, देखो अब मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें ये सब मामले में घसीटने का, पर तुम हो ही इतने बेवकूफ़, तो क्या करूँ मैं? आयु कहता है, अगर आप मुझे बेवकूफ़, इमैच्योर, कुछ भी कहो, पागल कहो, मैं सब कुछ सुनने के लिए, सारे इल्ज़ाम सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा हूँ जिसे आप जाकर अलग नहीं कर सकते। आपकी बॉडी का एक पार्ट हूँ मैं। आप कैसे अलग कर दोगे मुझे? बताओ मुझे, मैं जानूँगा, मुझे सुनना है, मुझे जानना है। हाँ ठीक है, सुनो। तुम्हें पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, और मॉम डैड मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैं शादी करूं, तुम्हारे ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया एक लान के साथ में कि हम दोनों शादी करते हैं और बाद में डाइवोर्स ले लेंगे। तब सबको ये लगेगा कि हम दोनों शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि शादी चलेगी नहीं हमारी, क्योंकि उसे किसी और अल्फ़ा से प्यार था। विंग की इस बात पर आयु कहता है, ठीक है। फिर विंग बताता है, फिर उसका एक भाई था, छोटा भाई, जिससे जिससे मेरी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा उसके साथ में। आपको प्यार हो गया उनसे? विंग ये सुनता है और चुप हो जाता है। आयु कहता है, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं बहुत गंदा बोलता हूँ, छी 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 छी, मेरे मुंह में गोबर भर दे कोई। विंग कहता है, आयु कहता है, थूक दिया मैंने, नहीं खाया। विंग और वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। विंग कहता है, तुम पागल हो। आयु कहता है, थोड़ा सा क्या करूँ? ये इन दो पागलों के बीच में रह कर के मेरा दिमाग थोड़ा सा पागल तो हो ही जाएगा। विंग न्यूसन और सॉन्ग की तरफ देखता है और कहता है, सही कहा, मेरे दिमाग में भी हल्का सा गोबर तो भर ही जाता है इन लोगों के साथ रहकर। आयु कहता है, वही तो मैंने कहा गगा, ये दोनों है ना पागल। विंग कहता है, सही कहा, बहुत पागल है। तभी आयु फिर एक बार बोलता है, हाँ ये आप मुझे बातों में फंसा रहे हैं, आप मुझे आगे बताओ, आपको वो ठीक लगने लगे, फिर बाद में क्या हुआ? विंग कहता है, हाँ वो ठीक लगने लगा, और रिश्तेदार था ना मेरा ब्रदर इन लॉ, तो सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है। सिस्टर इन लॉ के लिए भी था मेरे मन में, और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए भी था, सारे रिश्तेदारों के लिए। फिर हुआ ये कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी याददाश्त चली गई, और उसने किसी को नहीं पहचाना। वो अपने शुशु को अपना डैड मानने लगा और मुझे अपना वाइफ। आयु कहता है, वाह, आपको अपना वाइफ? विंग कहता है, बिल्कुल। फिर हुआ ये कि मैं उसका वाइफ बन के नाटक करने लगा कि ये ठीक हो जाएगा, तब तक इसके साथ रह लेते हैं, क्योंकि है तो मेरा ब्रदर इन लॉ ना। तो आप उसके साथ रहने लगे? विंग कहता है, फिर हुआ ये कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन वो डर गया कि अगर वो बता देगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो कहीं मैं उसे पीट ना दूँ या फिर मैं उसे गलत ना समझ लूँ, तो उसने सच नहीं बताया। और बाद में क्या हुआ कि समहाउ उसकी एक वीडियो हम लोगों के सामने आ गई, जिसमें उसके प्रीवियस रिलेशनशिप थे। तो वो वीडियो देख करके उसे याद आ गया कि मैं उसका वाइफ नहीं हूँ, तो हम दोनों अलग हो गए।
और फिर मैंने उस लान से जिससे मैंने शादी की थी ना, हाँ हाँ, क्या हुआ उसके साथ में ये तो उसके साथ मैंने डाइवोर्स ले लिया। फिर आपकी अब शादी कैसे हुई? विंग कहता है क्या है, मिंग्याओ नाम का मेरा एक दोस्त है, मैं उससे ढूंढने के लिए गया था। तुमने चिंग आंटी का नाम सुना है, वेंचिंग? आयु कहता है हाँ, आपने बताया था, वो अंकल की वाइफ है ना? विंग कहता है अंकल की वाइफ है, तो उनका लॉयर है वो मिंग्याओ, मेरा दोस्त। मैं उससे बात करने के लिए दूसरे वो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है ना उसके घर पे गया था, पर उसकी आदत फिर से चली गई, तो मुझे उससे शादी करनी पड़ी क्योंकि उसके दिमाग में था कि हम दोनों की आज शादी है। तो मैं ये बोल रहा था, और मुझे वहाँ तक ले जाने वाला ये देख रहे हो तुम, ये बंध रहा है रस्सियों से, ये था, ये मुझे पकड़ के वहाँ ले गया था कि मिंग्याओ यहाँ है यहाँ है। अब अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो वो मुझे अपना वाइफ या फिर अपना फियांसे नहीं समझता, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती ले गया पकड़ के, तो गलती इसकी है, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। आयु शुयांग की तरफ देखते हुए बोलता है सही कहा, ये गलती इन्हीं की है, ये क्यों आपको ले गए? इन्हें अच्छे से पिटाई करो, अच्छे से मारो इन्हें, इनकी गलती की वजह से आपके साथ तो कितना बड़ा हादसा हो गया, आपकी फिर एक बार शादी हो गई, अब आप डाइवोर्स लोगे ना? ये विंग कहता है हाँ हाँ, उसकी याददाश्त वापस आ जाए फिर हम ज़रूर डाइवोर्स लेंगे, हाँ। आयु कहता है ठीक है, आप मुझे पहले तो बता देते, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? तो इसमें बताने वाली क्या बात है, इसलिए नहीं बताया, इतना कुछ तो है, आपने झूठ के ही सही पर शादी तो कर ली ना, वो भी 2-2 बार। खुशी होती है, पर आपने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया, आपको बुलाना चाहिए था। विंग कहता है अरे बाप रे, गलती हो गई, अगली बार जब भी शादी करूँगा ना मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आयु कहता है आप एक और बार शादी करोगे? विंग कहता है हाँ, आयु के लिए एक और बार शादी करनी पड़ेगी। आयु कहता है मुझे आपसे सीखना चाहिए, मैं भी 3-3 शादी करूँगा। विंग कहता है हाँ? आयु कहता है एक इंसान से 3 शादी करूँगा। विंग कहता है तुम भी ना, देख रहे हो हुसैन, ये एक इंसान से 3-3 शादी करेगा और यहाँ मैं अलग अलग इंसानों से 3-3 शादी कर रहा हूँ। न्यूसन कहता है कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा, तुम्हारी औलाद है विंग। विंग कहता है हुसैन। हुसैन कहता है क्या, सही तो कहा है मैंने। आयु कहता है ये वो सही तो कह रहे हैं, मैं आप पर गया हूँ, आप ही का बेटा। विंग कहता है सही बात है, तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो। दूसरी तरफ शुयांग ये सुनकर एकदम हैरान था, उसे अब तक लग रहा था कि ये जो युआन है, आयु है ना, ये कोई और इंसान है, पर ये आयु तो कोई और ही पर्सन निकला। विंग का बेटा, ये कब और कैसे हुआ? फिर फिर आयु का डैड कौन है? ये ख्याल सबसे पहले शुयांग के दिमाग में आया और उसने अपनी गंदी ज़ुबान से, बोलते हैं ना जिसमें क्या बोलते हैं, कीचड़ भरा हुआ, उस ज़ुबान से वो उसने बोल भी दिया इसका डैड कौन है। ये सुन करके सब लोग शुयांग की तरफ देख रहे थे। ये सुन करके आयु की आंखों में हल्का सा दर्द उभर कर आ गया था, उमड़ कर आ गया था। आयु का आंखों का वो दर्द कोई और देख पाए ना देख पाए, पर विंग ने बहुत अच्छे से देखा। उसे अब इतना गुस्सा आया कि तुरंत उसने कहा सोंगलन, तुम्हारे घर में कभी ठंडा पानी मिलेगा? शुयांग कहता है ठंडा पानी? तुम्हें ठंडा पानी पीना है अभी? शुयांग की बात को इग्नोर करते हुए विंग सोंगलन की तरफ देखता है। सोंगलन समझ जाता है कि विंग क्या मंगा रहा है, तो सोंगलन जाता है, एक बाल्टी में पानी भरता है, उसमें बर्फ़ ही बर्फ डाल के ले आता है। फिर एक बार पिछली बार की तरह शुयांग के सर के ऊपर से वो पानी की बाल्टी लुढ़का दी गई थी। शुयांग बेचारा ठंड से काँप गया, उसने अपना मुंह क्यों खोला और क्यों ही बोला। उसे अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि उसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। अब तो हो गया, इतनी बुरी तरीके से कौन पानी डालता है, और वो तो उसके दांत ही कांपने लगे हैं। इतना ही काफ़ी नहीं था कि बर्फ़ ला करके उसके कपड़ों में भी रख दिया गया। बेचारा शुयांग तो कांपने लगा। आयु कहता है सही किया है, तुम इसी के लायक हो, अब तक मैं तुम्हें इज्जत दे रहा था पर तुम इज्जत के लायक भी नहीं हो, गंदा इंसान। ये सुन करके शुयांग तो हैरान था कि ये बच्चा कितनी गंदे तरीके से बात कर रहा है। शुयांग बड़ा है इससे, उम्र तो काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी, मतलब कम होगी इस लड़के की, 19 बताई है इसने, और शुयांग तो इससे बड़ा है। विंग जो सबसे बात करने लगा था, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, आयु, विंग, सोंगलन, न्यूसन, और वो छोटे छोटे बच्चों को वो आपस में खिला रहे थे, एक दूसरे की गोद में दे रहे थे। विंग का फ़ोन बजने लगता है तो विंग फ़ोन की तरफ देखता है जिसमें वांग जी का ये 15th
कॉल था, मतलब 50 बार कॉल कर चुका है वांग जी, ये 50वां कॉल है। न्यूसन कहता है उठा लो विंग, पता नहीं कब तक कॉल करता रहेगा, एक बार पूछ लो इसे क्या चाहिए अब, वैसे भी इसका कॉल तो बंद ही नहीं हो रहा है। विंग कहता है इसे ब्लॉक में ना डाल दूँ मैं। सोंगलन कहता है तुझे डालना होता ना विंग तो तू पहले ही डाल देता, तूने अपनी मर्जी से नहीं डाला। सोंगलन ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन विंग को बहुत बुरा लगा। विंग कहता है तेरा मतलब क्या है, तू क्या समझता है कि मैं इसे ब्लॉक करना नहीं चाहता इसलिए नहीं कर रहा हूँ। न्यूसन भी विंग का साथ देते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है सोंगलन, क्या विंग उसे पसंद करता है? ये बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। विंग ब्लॉक कर दे इसे अभी। विंग कहता है विंग फिर एक बार फ़ोन उठाता है जिसमें वो ब्लॉक करने वाला था, लेकिन फिर वांग जी को कॉल आ जाता है तो विंग उस फ़ोन को उठाते हुए बोलता है तुम्हें अब चाहिए क्या, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। वांग जी कहता है उफ़ो वाइफी इतना गुस्सा मत करो, एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के घर के नीचे खड़ा हूँ मैं पार्सल लेकर आया हूँ, ले जाओ। वैसे भी इतना हैंडसम डिलीवरी मैन तुमने देखा नहीं होगा, नीचे तो देखो। विंग तुरंत विंडो के पास जाता है और नीचे देखता है, सच में वांग जी कुछ पार्सल लेके खड़ा था, कुछ पैकेट्स कुछ बैग अपने हाथ में लेकर के वहीं खड़ा हुआ था। सर के ऊपर कैप है और फेस पे मास्क लगाया हुआ है, फिर भी विंग उसे पहचान सकता है। विंग कहता है इसे परेशानी क्या है, ये यहाँ भी आ गया। सोंगलन कहता है कौन? वांग जी, इसे पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? सब लोग अब शुयांग की तरफ देखते हैं। शुयांग कहता है नहीं गाइस, मैंने नहीं बताया, आई स्वेयर मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे खोल दो, मुझे ज़ुकाम भी होने वाला है। एक्चुअली देखो मुझसे ठंडा पानी झेला नहीं जाता है, पिछली बार भी सोंगलन तुमने मुझे पानी में भिगोया था तो मैं बीमार हो गया था, इस बार भी मुझे बुखार आ जाएगा, मुझे खोल दो। विंग कहता है खोल दे सोंगे से, मैं आता हूँ इस पागल को सबक सिखाकर। विंग नीचे पहुँचता है, वांग जी उसे पार्सल देता है, बोलता है तुम्हारा पार्सल, अच्छे से खाना खाना और रेस्ट करना, हम लोग फिर कभी मिलते हैं, कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, मैं तुम्हें अब तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूँगा। विंग कहता है नो थैंक्स, ज़रूरी नहीं है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आसपास ही मत मंडराओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। वांग जी कहता है तुम गुस्सा आ रहा है उतार लेना गुस्सा, अभी जाओ और कुछ खा लो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। विंग कहता है तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ नहीं खाया है बहुत देर से? जिस तरह की तुम्हारी हालत दिख रही है ना, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, शक्ल पे 12 बज गए हैं, पूरा नज़र आ रहा है, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लो, इसके बाद सो जाना, अच्छे से आराम कर लेना, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग बस देखता रहता है, वो कन्फ्यूज्ड है, इस इंसान को क्या चाहिए आखिर? पहले इसने आज उससे शादी की ज़बरदस्ती, इतने सारे झूठ बोले, उसे इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है और अभी उसे एक फूड दे के गया है, आखिर ये कर क्या रहा है? विंग अब ऊपर निकल के आता है, जब कमरे में आता है तो सब लोग उसे देखने लगता है। विंग कहता है फूड डिलीवर करने आया था, कि इंसान क्या है ये? तभी न्यूसन कहता है दिखा तो विंग, फूड विंग के पसंद का था, सारा का सारा फूड। न्यूसन कहता है ये तो तेरा फेवरेट है। सोंगलन कहता है कुछ भी हो, मुझे खाना बनाने का मन नहीं था, अच्छा है तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड खाना तो दे गया। न्यूसन और विंग दोनों घूर कर सोंगलन को देखते हैं। सोंगलन कहता है ऑल राइट लान वांग जी खाना दे के गया, अब भी वो लोग उसे घूर रहे थे। सोंगलन कहता है हाँ ठीक है, वो पागल। तभी विंग कहता है गाइस उस वांग जी को कोई नाम दो तुम लोग, कुछ ऐसा नाम जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, जब भी उस नाम से मैं उसे बुलाऊं। मुझसे उसे वांग जी कहा नहीं जा रहा है, हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। न्यूसन कहता है ठीक है। विंग गटर का पानी कैसा रहेगा? विंग कहता है गटर का पानी अच्छा है। सोंगलन कहता है हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग किसी इंसान का नामकरण कर रहे हो यहाँ। विंग कहता है तू चुप रह, ये पागल हो गया है, गटर का पानी भी ठीक नहीं है। न्यूसन कैसा रहेगा? एस का पो। न्यूसन कहता है एक्सलेंट विंग, ये बहुत अच्छा नाम है उसके लिए, पो वो भी एस का, अमेजिंग। चल इसको देख लेते हैं पहले, तू इसको टेस्ट कर, तुझे ज़्यादा वांग जी पसंद आ रहा है ना? नहीं एस का पो, तो जा इसको टेस्ट कर और बता इसमें कुछ मिला है तो नहीं है ना उस लान वांग जी के बच्चे ने। विंग कहता है एस के पो ने
न्यूसन और विंग दोनों हंसने लगते हैं। उन लोगों की मस्ती कभी बंद नहीं हो सकती। कुछ भी क्यों ना हो, कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा इंसान को थोड़ा खुश रहना चाहिए, अपने अंदर की वो स्पार्क को मरने नहीं देना चाहिए, ज़िंदा रखना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों के साथ में तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, अच्छा ही लगता है। दोनों साथ में रोए तब भी अच्छा लगता है। फाइनली वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। शु यांग जो उस फूड को देखने लगता है। सोंगलन कहता है, तुम लोग मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, मैं क्यों चखूँ इसे? अगर उसने कुछ मिलाया होगा तो मैं क्यों मरूँ बीच में? मैं नहीं खाऊंगा। एक मिनट शु यांग, तुम तो उसके दोस्त हो ना? ऐसा बोलते हुए सोंगलन एक प्लेट में सब फूड से थोड़ा निकाल करके शु यांग को खिला देता है। शु यांग कहता है, सब कुछ बहुत टेस्टी है, तुम लोग नहीं खा रहे हो तो मुझे पास कर दो। शु यांग की तरफ देखते हुए सोंगलन उसके सर पे टपली मारते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ और बाहर से ठूस कर आओ। खबरदार तुमने हमारे खाने को हाथ लगाया तो, और हाँ, पूरे 1 हफ्ते तक यहाँ इस घर में आने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम जाओ, तुम उस वांग जी के साथ ही रहना। न्यूसन कहता है, एस्केपो। विंग कहता है, सही है, गटर का पानी। वह हंसने लगते हैं और शु यांग बस शौक में था कि ये दोस्त है, क्या चीज़ है भाई, आपस में ऐसे बात कौन करता है? ऐसे तो वांग जी और वो भी कभी नहीं करते हैं, पर क्या करे, वो कभी ओमेगास के बीच रहा नहीं ना, और कभी उसने अपने कज़न को उसके दोस्तों के साथ में बात करते हुए देखा नहीं। अगर ये विंग और न्यूसन की हरकतें देख लेगा तो और पूरा पागल हो जाएगा। और हो भी रहा था, क्योंकि न्यूसन आधा अपनी चॉपस्टिक से खा रहा था और उसी से विंग को खिला रहा था, और विंग भी आधा खाता और आधा अपने मुंह से निकाल करके न्यूसन को खिला रहा था। उन दोनों का इतना प्यार शु यांग को पागल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कपल है, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। वो सच में हैरान था। और अभी उसका कज़न भी इसमें ज्वाइन हो गया था। वो तो ये देख करके और चक्कर खा के गिरने वाला था कि उसके कज़न ने तो उन दोनों का जूठा खा लिया है। जहाँ पर उसका कज़न शु यांग के जूठे ग्लास से पानी नहीं पीता, यहाँ पे उसका कज़न उनके मुंह से निकला हुआ खाना खा रहा है। सीरियसली हद पार है। और आयु कौन सा कम है, वो भी उनके साथ ज्वाइन हुआ पड़ा है। वो लोग एकदम बांट के खा रहे हैं। तो शु यांग के लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। अब वो देख नहीं पाता है और ना झेल पाता है, तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसको भागता हुआ देख करके बाकी चारों हंसने लगते हैं। फाइनली विंग थोड़ा खुश था, कम से कम आयु ने फिर एक बार उससे वो सवाल नहीं पूछा कि नीचे जो आया था क्या वही आपका वो सो कॉल्ड हस्बैंड है। उसने ऐसा नहीं पूछा, यही उसे अच्छा लगा कि कम से कम एक बार तो है जब इसने कुछ नहीं पूछा है, वरना इसकी सवालों की पिटारा खुलता रहता है और विंग के पास जवाब नहीं होते हैं कभी कभी। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करना। आप आजकल बहुत कम कमेंट्स करने लगे हो। कमेंट क्या करो, भर के लंबे छोटे कमेंट्स क्या करो। लंबे कमेंट्स पढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ती सब हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिस्पॉन्स भी कर देती हूँ, थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देती हूँ। पर नहीं मिलता है तो बस मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। सो प्लीज़ गाइस यार, कमेंट तो क्या करो, मेरी मेहनत का कुछ फल तो दिया करो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, मुझे इंतज़ार कीजिएगा। बाय।